नमस्कार मित्रों, अचीवमेंट पॉइंट ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम बिहार मैट्रिकुलेशन परीक्षा 2021 और बिहार एसटीईटी एग्जाम 2020 के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इतिहास विषय के कक्षा 10 के चैप्टर नंबर 3 हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन की सभी ऑनलाइन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। साथ ही आपको एक बात और बता दें कि वीडियो थोड़ा सा फास्ट होगा, लंबा होगा, इसलिए लेकिन स्किप मत कीजिएगा क्योंकि सभी क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। और यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा साथ ही साथ यूट्यूब चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपकी एक सब्सक्राइब से हमारा काफ़ी मनोबल बढ़ता है और आपका कुछ नुकसान नहीं होता है। तो चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो थोड़ा सा फास्ट होगा जैसा कि हमने बताया, क्योंकि लंबा है, इसलिए आप थोड़ा धैर्य रखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 होता है, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। पिछले वीडियो में हम लोग यूरोप में राष्ट्रीय आंदोलन और रूस में के राष्ट्रीय आंदोलन को देख चुके हैं, और यहाँ पे हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन देखते हैं। लेकिन आप कन्फ्यूज मत होइएगा कि ये हिंद और चीन, हिंद यानी हिंदुस्तान और चीन में चाइना है यहाँ पर। इसीलिए पहला प्रश्न आ जाता है कि हिंद चीन में कौन कौन से देश आते हैं। तो आता है वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। ये 3 मुख्य रूप से देश हिंद चीन क्षेत्र में आते हैं। हिंद चीन क्षेत्र कितने किलोमीटर में फैला हुआ है? तो ये लगभग 3 लाख किलोमीटर यानी कि 2.8 लाख किलोमीटर में फैला हुआ है। अब आइए बात करते हैं आगे कि हिंद चीन की सीमा कहाँ कहाँ से लगती है। तो हिंद चीन की जो सीमा की उत्तरी सीमा है वो म्यांमार एवं चीन को छूती है, और तो दक्षिण में चीन सागर है और पश्चिम में म्यांमार क्षेत्र है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वियतनाम, जिसे हम पहले तोकिन एवं अन्नाम के नाम से भी जानते थे। यहाँ पर जो तोकिन और अन्नाम है, इन दोनों पर चीन का काफ़ी प्रभाव था। 3री शताब्दी में यहाँ पे सी हुआंगटी आए और उन्होंने एक राजा बने, और हान वंशीय राजा बूती का काफ़ी प्रभुत्व रहा है। फिर 15वीं शताब्दी में मिंग वंशी सम्राट के युंग ली यहाँ के सम्राट बने। फिर 19वीं शताब्दी में मंचू शासन के अधीन था वियतनाम। अब बात आती है आगे, हम यहाँ पर क्षेत्र देख सकते हैं कि वियतनाम जो पूरा ये हिंद चीन का एरिया है, इसमें वियतनाम में के 2 प्रमुख राज्य हैं, तोकिन और अन्नाम, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और जो दूसरा देश है एक लाओस है और तीसरा कंबोडिया है। इस तरह यह कुल 3 देश मिलकर के हिंद चीन की सीमा बनाते हैं। चूँकि एक तरफ से चीन इसका बॉर्डर से लगा हुआ है, दूसरी तरफ हिंद महासागर की बात आती है, इसलिए इसे हिंद चीन के नाम से जाना जाता है। अब आइए बात करते हैं जो हिंद चीन सीमा है, इसमें भारतीय संस्कृति का भी काफ़ी प्रभाव रहा है। 4वीं शताब्दी में कंबुज राज्य की स्थापना हुई थी यहाँ पर, और कंबुज राज्य का जो शासक था वो भारत वंशीय था, इसलिए यह भारतीय संस्कृति का प्रधान केंद्र रहा है। कौन? लाओस और कंबोडिया। और वियतनाम की संस्कृति का रहा है प्रधान केंद्र, वियतनाम चीन का रहा है, और लाओस और कंबोडिया जो रहा है वो भारतीय संस्कृति का प्रमुख केंद्र रहा है। अब आइए आगे देखते हैं। 12वीं शताब्दी में जो राजा थे यहाँ पे सूर्यवर्मा द्वितीय ने अंकोर वाट मंदिर का निर्माण कराया था, जिसे आज हम जानते हैं कि विश्व का प्रथम सूर्य मंदिर कहाँ पर है? कंबोडिया में है। तो इसकी स्थापना किसने कराया था? 12वीं शताब्दी में राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने। 16वीं शताब्दी में हम देखते हैं कि जो कंबुज राजा थे इनका पतन हो जाता है, और धीरे धीरे व्यापारिक कंपनियों का आगमन हो जाता है, और यहाँ पर फिर फ्रांसीसी का प्रभुत्व हो जाता है। कैसे कैसे भारत में विदेशी व्यापारिक कंपनियों का आगमन हुआ? पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर इंग्लैंड आए, अंग्रेज आए, फिर फ्रांस से आए। तो इस तरह से और फ्रांसीसियों का अस्तित्व काफ़ी ज़्यादा तक कंबोडिया में रहा है। अब बात करते हैं पुर्तगालियों की। पुर्तगालियों में सबसे पहले भारत आने वाला था वास्को डी गामा, जो कि पुर्तगाल का रहने वाला था, एक प्रसिद्ध नाविक था। 1498 ईस्वी में समुद्री मार्ग इन्होंने ढूंढा और भारत के केरल के कालीकट तट पर ये पहुंचा। भारत के साथ साथ दक्षिण पूर्व एशिया से भी जुड़े हुए थे, जैसे कि हिंद चीन से था। और 1510 में वास्को डी गामा ने मलक्का को अपना व्यापारिक केंद्र बनाया और हिंद चीन देशों से व्यापार करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं फ्रांस की बात करते हैं।
फ्रांस देश से आने वाले कौन थे? कि हिंद चीन क्षेत्रों पर अपना राजनीतिक प्रभुत्व कौन कायम करना चाहता था? तो वो थे फ्रांसीसी व्यापारी। 17वीं शताब्दी में बहुत से फ्रांसीसी व्यापारी हिंद चीन क्षेत्र में पहुंच गए थे। सन 1747 में के बाद ही फ्रांस अन्नाम में भी रुचि लेने लगा था। 1787 में कोचीन चीन के शासन के साथ इसने संधि की और इस संधि के फलस्वरूप अन्नाम कोचीन चीन में फ्रांसीसी पादरियों की बढ़ती गतिविधियों के कारण बहुत बड़ा उग्र आंदोलन फैल गया। अंत में 1862 ईस्वी में अन्नाम को सैन्य बल संधि के लिए बाध्य कर दिया गया। 1863 में कंबोडिया भी संरक्षण में ले लिया गया और 1884 में अन्नाम में फ्रांसीसी सेना का प्रवेश हो जाता है और इस तरह 20वीं शताब्दी के आरंभ तक संपूर्ण हिंद चीन फ्रांस की अधीनता में आ जाता है। अब आइए हम आगे देखते हैं। और 1904 में लाओस पर अधिकार कर लिया जाता है। फ्रांस द्वारा हिंद चीन को अपना उपनिवेश बनाने का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? तो इसका प्रमुख उद्देश्य जो प्रारंभिक था वो था डच एवं ब्रिटिश कंपनियों के व्यापारिक प्रतिस्पर्धा का सामना करना था, जिससे कि ये कंपनियां बाहर हो जाएं। चीन में फ्रांस की व्यापारिक प्रतिस्पर्धा किस कंपनी से थी? तो इंग्लैंड की कंपनी से थी, इंग्लैंड से थी। तोकीन के जीवन का आधार क्या था? तो तोकीन के जो जीवन का प्रमुख आधार था तोकीन राज्य का, वो था लाल घाटी। लाल घाटी में बहुत सारे व्यापारिक केंद्र भी थे और औद्योगिक कारखाने, साथ साथ कृषि को काफ़ी बढ़ावा देने वाले क्षेत्र थे। कंबोडिया के जीवन का आधार क्या था? तो कंबोडिया में देखिए मेकांग नदी एक है। मेकांग नदी का जो मैदानी क्षेत्र है वो और कोचीन चीन का मेकांग का डेल्टा क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ वाला क्षेत्र रहा है। चीन से सटे राज्यों से खनिज संसाधन क्या क्या प्राप्त होता था? तो कोयला था, टीन था, जस्ता था, टंगस्टन, क्रोमियम आदि ये सब मिलता था इसको। कंबोडिया में ही रबड़ की खेती पहाड़ी इलाकों में की जाती थी और धान की खेती मैदानी क्षेत्रों में की जाती थी। अब आइए आगे देखते हैं। सन 1931 ईस्वी में वियतनाम विश्व का तीसरा सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश बन गया था। अब सोचिए उस समय कृषि में वियतनाम कितना आगे था कि 1931 में ही विश्व का तीसरा सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश बन गया था। और वहाँ पर एक तरह की बंधुआ मजदूरी काफ़ी प्रचलित थी, जिसे हम एक तरह का अनुबंध व्यवस्था कह सकते हैं। हिंद और चीन क्षेत्र में बसने वाले फ्रांसीसी को कोलोन कहा जाता था और उसी कोलोन शब्द से ही कॉलोनी शब्द का निर्माण हुआ है। फ्रांसीसी शोषण की क्या पराकाष्ठा थी? और जो फ्रांसीसी थे वो बंधुआ मजदूरी चलाते थे। तो फ्रांसीसी शोषण की पराकाष्ठा तो यहाँ तक थी कि उन्होंने वियतनाम की हनोई जो विश्वविद्यालय था उसको भी बंद कर दिया था। और 1903 में फान बोई चाओ ने दुई तान होई नामक एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की और इसके नेता थे कुआन दे थे। इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम और इनके साथ फान चू तिन एक राष्ट्रवादी नेता जुड़े और इन लोगों ने मिल कर के वियतनाम के छात्रों के साथ वियतनाम कुआन फुक हुई की स्थापना की। इसके पश्चात जनता ने चीनी बहिष्कार आंदोलन सन 1919 ईस्वी में प्रारंभ किया था। कहा जा सकता है कि वियतनाम में जनता ने चीनी बहिष्कार आंदोलन कब किया? तो किया था सन 1919 ईस्वी में। अब आगे प्रश्न आता है कि देशभक्तों ने वियतनामी राष्ट्रवादी दल की स्थापना कब की? तो सन 1914 ईस्वी में। इसका पहला अधिवेशन कैंटन में संपन्न हुआ था। पेरिस में साम्यवादी गुट किसने बनाया था? तो देखिए पेरिस में सन 1917 में न्यूगन आई को, जिसे हो चिन मिन के नाम से भी जाना जाता है, ऐसे छात्र ने साम्यवादी गुट बनाया था जो कि वियतनाम का ही रहने वाला था। सन 1925 ईस्वी में वियतनामी क्रांतिकारी दल का गठन किया गया और 1930 में वियतनाम कांग सान देंग, जिसे हम वियतनामी के कम्युनिस्ट पार्टी की बात कहते हैं, इसकी स्थापना हुई। अब बात आगे आती है कि एक ऐसे भी दल थी जो कि आतंकी विचारों वाली पार्टी थी। उसका नाम था जोंगियन आई ने
अनामी दल की स्थापना की। अनामी जो दल था, या आतंकी विचारों वाली पार्टी थी, इसकी स्थापना किए थे जोंगियन आई ने। अब मास्को के कैंटन से काफ़ी प्रभावित थी और सन 1904 में फ्रांस जर्मनी से हार गया था, जिसके परिणाम स्वरूप और वियतनाम में भी काफ़ी स्वतंत्रता के आंदोलन हो रहे थे। 1940 ईस्वी में फ्रांस जर्मनी से हारा था द्वितीय विश्व युद्ध में, और हो ची मिन्ह के नेतृत्व में वियतनाम स्वतंत्रता आंदोलन की काफ़ी स्थापना हो रही थी, जिसके परिणाम स्वरूप फ्रांस को वियतनाम को छोड़ना पड़ा और उसे लोकतांत्रिक देश घोषित करना पड़ा। इस तरह वियतनाम में लोकतंत्री गणराज्य की स्थापना 2 सितंबर 1945 को हुई और वियतनाम स्वतंत्र हो गया। 25 अगस्त 1945 को बायो दाई ने अपना पद छोड़ा था, जो कि अन्नाम के शासक थे। कौन था? बायो दाई। 6 मार्च सन 1946 ईस्वी को फ्रांस और वियतनाम के बीच हनोई में एक समझौता हुआ था। जिनेवा समझौता किसे कहते हैं? तो मई 1954 में जिनेवा में हिंद चीन समस्या पर वार्ता हेतु जो सम्मेलन बुलाया गया था, उसे ही जिनेवा समझौता कहा जाता है। हुआ क्या था? हुआ एक बौद्धिक धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था जो 1939 में शुरू हुआ था। इसके नेता हुइन फू शो था। जिनेवा समझौता में पूरे वियतनाम को 2 हिस्सों में बांटा गया। हनोई नदी से सटे उत्तरी वियतनाम, जिसे साम्यवादियों को दे दिया गया, और दक्षिणी वियतनाम, जिसे अमेरिकी समर्थित सरकार को दिया गया था। फिर देखा जाता है कि लाओस में, वियतनाम के ही लाओस में काफ़ी गृहयुद्ध, हिंद चीन के लाओस जो देश है उसमें गृहयुद्ध होता है। तो ये गृहयुद्ध के बारे में जान लेते हैं लाओस के, कि लाओस की राजनीतिक सीमा पूरब से उत्तरी वियतनाम की सीमा को छूती हुई थी और 1954 में स्पष्ट हो गया था कि लाओस के 2 प्रांत फुंग साली और हो अफ्रांस पे, जो कि साम्यवादियों का प्रभुत्व स्थापित हो गया था। तो 1956 में ये व्यवस्था की गई थी कि संपूर्ण वियतनाम को चुनाव के द्वारा एकीकरण कर एक सरकार का गठन किया जाए, यदि जनता चाहे तो। फिर जिनेवा समझौता में त्रिसदस्यीय अंतर्राष्ट्रीय निगरानी आयोग का गठन किया गया। ये त्रिसदस्य कौन कौन से थे? तो भारत था, कनाडा था और पोलैंड था। लेकिन देखा जाता है और 3 भाइयों को अपदस्थ कर दिया गया जो राजा घराने के थे या राजकुमार थे, सुवर्णफुमा, सुफन्नफुंगू और फुमी नौस्वान। आप इसको याद कर सकते हैं। अगर फ आए तो ध्यान रखिएगा, फ और स, तो उन्हें एग्जैक्ट देख लीजिएगा। अब बात आती है आगे कि 25 दिसंबर 1955 ईस्वी में लाओस में चुनाव के बाद राष्ट्रीय सरकार का गठन हुआ और सुवर्णफुमा के नेतृत्व में सरकार बनी। जो राजकुमार थे प्रथम सुवर्णफुमा, इन्हीं के नेतृत्व में 25 दिसंबर 1955 में लाओस में चुनाव के बाद राष्ट्रीय सरकार का गठन किया गया। अब बात आती है आगे, फातेट लाओ ने इसका विरोध करते हुए गुरिल्ला युद्ध शुरू कर दिया। जो ये राजा बनाए गए, इनके शासक बनाए गए, इनके विरुद्ध में फातेट लाओ ने गृहयुद्ध, गुरिल्ला युद्ध स्टार्ट कर दिया। अब होता क्या है कि 1957 में दोनों के बीच में एक समझौता होता है और फातेट लाओ ने नियो लियो हक्सत NLHS नाम की एक पार्टी बनाती हैं और पार्टी के सदस्यों को सरकार में जगह मिल जाती है। और इस नियो लियो हक्सत को स्थापना करने वाले नेता थे कैप्टन कांगली, जो कि लाओस दक्षिणी के शासक हो जाते हैं। अब बात आती है आगे कि जिनेवा समझौता के अनुरूप मई 1961 में 14 राष्ट्रों का एक सम्मेलन होता है, जिसमें तीनों भाइयों ने संयुक्त मंत्रिमंडल संगठन पर सहमति प्रदान कर दी। जो तीनों राजघराने के सौतेले भाई थे, तीनों ने संयुक्त मंत्रिमंडल संगठन पर सहमति प्रदान कर दी। इसी बीच क्या होता है कि अमेरिकी षड्यंत्र के कारण लाओस के जो विदेश मंत्री थे उनकी हत्या कर दी जाती है और सुवर्णफुमा प्रधानमंत्री बनते हैं तथा सुफन्नबोंग को उप प्रधानमंत्री थे। और आगे क्या होता है कि इस पद से असंतुष्ट होकर सुफन्नबोंग
जिसे उप प्रधानमंत्री बनाया जाता है, ने 1970 में लाओस पर आक्रमण कर देते हैं और जार्स के मैदान पर कब्जा कर लिया जाता है। अब आगे देखिए होता क्या है कि हजारों दक्षिणी वियतनामी सैनिक लाओस में कब प्रवेश कर गए, तो 1971 में। इस तरह से लाओस में काफ़ी गृहयुद्ध आरंभ होता है। अब आगे हम देखते हैं कंबोडिया के बारे में। कंबोडिया में संकट कब आता है? सन 1924 ईस्वी में कंबोडिया एक स्वतंत्र राज्य बनता है। यहाँ के राजकुमार नरोत्तम सिंघानुक को शासक बनाया जाता है। 1963 में अमेरिका से किसी भी तरह की मदद लेने से इनकार कर देता है कंबोडिया, और मई 1965 में वियतनाम के साथ कंबोडिया के सीमावर्ती गांव पर अमेरिका द्वारा आक्रमण कर दिया जाता है। 1969 ईस्वी में अमेरिका द्वारा कंबोडिया के क्षेत्र में हवाई जहाज द्वारा जहर की वर्षा की जाती है। परिणाम स्वरूप करीब 40,000 एकड़ भूमि की रबड़ की फसल नष्ट हो जाती है। 1970 में दक्षिणपंथियों ने वियतनाम के दूतावास के समक्ष उग्र प्रदर्शन किया और इसका मुख्य कारण था अमेरिकी षड्यंत्र। अमेरिका ने एक षड्यंत्र करके कंबोडिया में ही कंबोडियाई लोगों के द्वारा कंबोडिया के खिलाफ प्रदर्शन करवाते हैं। 18 मार्च 1970 को सर्वसम्मत से कंबोडियाई राष्ट्रीय संसद ने नरोत्तम सिंघानुक को सत्ता से हटा देते हैं। जनरल लोन नोल के नेतृत्व में सरकार बनती है जो कि अमेरिका के समर्थक थे। 16 मई 1970 को एक जकार्ता में एक सम्मेलन होता है और उस सम्मेलन के परिणाम स्वरूप 9 अक्टूबर 1970 को कंबोडिया को गणराज्य घोषित कर दिया जाता है। अप्रैल 1975 में कंबोडिया गृह युद्ध की समाप्ति हो जाती है और 75 में कंबोडिया गृह युद्ध की समाप्ति हो जाती है और नरोत्तम सिंघानुक पुनः राष्ट्राध्यक्ष बन जाते हैं। और 1978 में नरोत्तम सिंघानुक राजनीति से संन्यास ले लेते हैं और इस्तीफा दे देते हैं। अब आइए आगे देखते हैं हम वियतनामी गृहयुद्ध में अमेरिका की क्या भूमिका रही है। हम लोगों ने लाओस गृहयुद्ध देख लिया, कंबोडिया गृहयुद्ध देख लिया और अब वियतनाम की बात करते हैं। तो वियतनाम में वियतकांग राष्ट्रीय मुक्ति सेना का गठन कब किया गया? तो 1960 में किया गया। दक्षिणी वियतनाम में आपातकाल की घोषणा गृहयुद्ध की शुरुआत कब हुई? तो 1970 में। देखिए, चाहे वो लाओस की बात हो, चाहे कंबोडिया की बात हो, चाहे वियतनाम की बात हो, दक्षिणी वियतनाम की, जो कि अमेरिकी समर्थित नहीं थी, इन सब में अमेरिका ने 1970 पे आक्रमण करके काफ़ी नुकसान पहुंचाया था। अमेरिका द्वारा शांति को खतरा नाम का श्वेत पत्र कब जारी किया गया? सितंबर 1961 में। और इस तरह वहाँ की जो दक्षिणी वियतनाम की सरकार थी हो चिन मिंट की, उसी सरकार को गृह युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया गया और अमेरिका द्वारा अपने 4000 सैनिकों को दक्षिण वियतनाम की मदद के लिए सौगान भेज दिया गया 1962 के शुरुआत में। फिर होता क्या है कि 1963 ईस्वी में न्यू दिन दियम को सैनिक विद्रोह कर मान देना और सैनिक सरकार की स्थापना करा दी जाती है। फिर अमेरिका द्वारा रासायनिक हथियारों का प्रयोग 5 अगस्त 1964 को किया जाता है, जिसमें नापाज, ऑरेंज एजेंट एवं फास्फोरस बम गिराए जाते हैं और उत्तरी वियतनाम पर आक्रमण कर दिया जाता है। अब बात आगे आती है कि अमेरिका द्वारा वियतनाम पर सर्वाधिक बम वर्षा कब किया गया था? किया गया था 1961 में। अब आगे हम लोग देखते हैं रसेल क्या थे? यह एक प्रसिद्ध दार्शनिक थे और वियतनाम और रसद के बीच के मार्ग को हो चिन मिंट मार्ग कहते हैं। 1968 में पेरिस में एक शांति वार्ता हुई थी, लेकिन ये शांति वार्ता अमेरिकी हट के कारण 6 माह तक सफल नहीं हो पाई। 7 जून 1969 को वियतनाम के सरकारी गठन की घोषणा की गई और इसी वर्ष में हो चिन मिन की मृत्यु हो जाती है। तो निक्सन ने एक 5 सूत्रीय योजना देते हैं और इस 5 सूत्रीय योजना के परिणाम स्वरूप वियतकांग, उत्तरी वियतनाम, दक्षिणी वियतनाम और अमेरिका में
के बीच एक समझौता होता है 24 अक्टूबर 1972 को, और इस तरह पेरिस में वियतनाम युद्ध की समाप्ति के समझौते पर हस्ताक्षर 27 फरवरी 1973 को किया जाता है और उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण अप्रैल 1975 में कर दिया जाता है। अब हम देख लेते हैं कि अमेरिका और वियतनाम के बीच में जो युद्ध हुए उसके कुछ प्रमुख आंकड़े क्या हैं। इस युद्ध में लगभग उस समय 9,855 करोड़ डॉलर खर्च हुए और अमेरिका के 56,000 सैनिक मारे गए, साथ ही साथ लगभग 3 लाख सैनिक घायल हुए और दक्षिण वियतनाम के लगभग 18,000 सैनिक मारे गए। अमेरिका के 4800 हेलीकॉप्टर और 3600 टैंक नष्ट हो गए। इस तरह हम देख सकते हैं कि वियतनाम पर आक्रमण करके अमेरिका ने कितनी ज़्यादा अर्थव्यवस्था को तबाही दी थी और इस युद्ध का परिणाम और अंदाज़ा लगा सकते हैं हम इस नुकसान हुए से। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी भेजना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।